नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 हिस्ट्री का जो सिलेबस हम कंप्लीट करवा रहे हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो यह जो सिलेबस है दिल्ली सल्तनत का आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में दिया गया है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट वंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था उन सभी को हम वन बाय वन करके कंप्लीट कराएंगे तथा दिल्ली सल्तनत में आज हम देखेंगे गुलाम वंश को। तो गुलाम वंश के जितने भी शासक थे उनको आज हम पूरे डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे खिलजी वंश, उसके बाद अन्य जितने भी वंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था उनको हम वन बाय वन करके कंप्लीट करेंगे। तो यह हमारा हिस्ट्री का 8वां पार्ट है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र अपने सिलेबस पर डाल लेते हैं कि अभी तक हमने हिस्ट्री का जो पीईटी यूपी ट्रिपल एस सी का सिलेबस है उसमें हमने क्या क्या कंप्लीट करवा दिया है। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर सिलेबस दिख रहा होगा, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का यह सिलेबस है। तो इस सिलेबस में अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कराया है? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन तथा राजपूत काल हमारा अभी बाकी है। तथा आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, यहाँ पे हम दिल्ली सल्तनत जो थी, सल्तनत काल जो था उसको आज हम कवर करेंगे। या इसका 2-3 पार्ट आएगा आपके सामने, क्योंकि इस दिल्ली सल्तनत पे जो है बहुत सारे वंशों ने राज किया था। तो आज हमारा यह पार्ट 1 है तथा आज हम दिल्ली सल्तनत पे जो गुलाम वंश जिन्होंने शासन किया था उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? गुलाम वंश को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह चैप्टर, क्योंकि यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के उनमें इस टॉपिक से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तथा आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्जाम है उसमें तो 100% इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में दिया गया है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या था। तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड था 1206 से 1290, यानी कि दिल्ली सल्तनत पे जो गुलाम वंश था इसने 1206 से 1290 तक शासन किया था। यानी कि यह पहला वंश था जिसने दिल्ली पर राज किया था। गुलाम वंश आप याद देखिएगा 1206 से 1290 की मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश या ममलुक वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात है। आप याद देखिएगा 1206 से, आप याद रखिएगा 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वे गुलाम वंश या ममलुक वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात थे। तो आप ध्यान दीजिएगा गुलाम वंश को हम ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो गुलाम वंश का जो पहला शासक हुआ था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका टाइम पीरियड क्या था? 1206 से 1210, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका टाइम पीरियड क्या था आपको याद रखना है, 1206 से 1210। सिंहासन पर बैठने पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि केवल मलिक एवं सुपह सलार की उपाधियों से यह संतुष्ट रहा। ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर में स्थापित किया था। आप याद देखिएगा जो ऐबक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। इसके बाद ऐबक को उसकी उदारता के कारण जो है इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ये फैक्ट आप याद देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। इसके बाद इसकी मृत्यु 1210 में हो जाती है, चौगान यानी कि पोलो खेलते समय। आप याद देखिएगा 1210 में चौगान यानी कि पोलो खेलते वक्त अचानक घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। तो दिल्ली की जो कुतुब मीनार है फेमस, उसकी जो नींव थी रखी गई थी ऐबक के द्वारा। परंतु इसके द्वारा जो है इसकी बस नींव रखी गई थी तथा कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था वो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। आप याद देखिएगा जो इल्तुतमिश था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था तथा इसी के द्वारा जो निर्माण कार्य था कुतुब मीनार का वो पूरा करवाया गया था। बाद में यह जो कुतुब मीनार थी क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा क्षतिग्रस्त होने के बाद उसकी जो मरम्मत थी यह करवाई थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो 3 सुल्तानों ने मिलकर कुतुब मीनार पर काम किया है। सबसे पहले नींव कुतुब मीनार की किसके द्वारा रखी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी तथा इसका जो निर्माण कार्य है वह पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तथा जब यह कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गई थी तो उसका मरम्मत करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। इसके बाद नालंदा का जो फेमस विश्वविद्यालय था उसको ध्वस्त किया गया था बख्तियार खिलजी की तरह। आपको पता होगा कि नालंदा का जो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी, जो विश्वविद्यालय था, उसको ध्वस्त करवाया था बख्तियार खिलजी ने। तथा यह जो बख्तियार खिलजी था यह
कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। तो इसे आपको याद रखना, इतने सारे फैक्ट आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट रिलेटेड थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक से। अब हम दूसरे शासक के बारे में देखेंगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है। इसका नाम था इल्तुतमिश। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह भी शासक है। तो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड क्या था? तो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड था 1210 से 1236 के मध्य। आप याद रखिएगा, इल्तुतमिश का टाइम पीरियड था 1210 से 1236 के मध्य। इल्तुतमिश जो था यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, क्योंकि 1229, आप याद रखिएगा, 1229 में उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति व दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। आप ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन के द्वारा जो राजधानी थी वह लाहौर बनाई गई थी, परंतु बाद में जब सुल्तान बनता है इल्तुतमिश तो इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। तराइन की जो तीसरी लड़ाई हुई थी यह इल्तुतमिश और यालदौज के मध्य हुई थी 1215 ईस्वी में, जिसमें इल्तुतमिश की विजय होती है और यालदौज की हार होती है। इसके बाद जो इल्तुतमिश था उसने तुर्क-ए-चहलगानी यानी कि चालीसा दल नामक संगठन की स्थापना की, जिसमें उसके विश्वसनीय लोग थे। इसके बाद इक्ता व्यवस्था को संगठित रूप दिया था इल्तुतमिश ने, तथा इसकी शुरुआत की गई थी मोहम्मद गौरी के द्वारा। आप याद देखिएगा, जो इक्ता व्यवस्था थी इसकी शुरुआत की गई थी मोहम्मद गौरी के द्वारा, परंतु इसको जो संगठित रूप दिया गया था वह दिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इसके बाद मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टंका तथा तांबे, आप याद देखिए, तांबे का जीतल भी चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो इल्तुतमिश था इसने अपने दरबार में न्याय का घंटा भी लगवाया था। आप ध्यान दीजिएगा, जो इल्तुतमिश था इसने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। चंगेज खां, आप याद रखिएगा, चंगेज खां से बचने के लिए इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन को अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। फैक्ट आप याद रखिएगा, चंगेज खां के आक्रमण से बचने के लिए जो इल्तुतमिश था दिल्ली का सुल्तान, उसने ख्वारिज्म का जो शासक था जलालुद्दीन उसको अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो इल्तुतमिश है इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो इल्तुतमिश के बारे में इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बाद जो नया शासक आता है, इसका नाम था रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो थी यह प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। आप याद रखिएगा, पहली महिला सुल्तान कौन बनी थी? तो रजिया बेगम बनी थी। इसका टाइम पीरियड था 1236 से 1240। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अबिसिनियाई गुलाम याकूत को आमिर ए आखुर के पद पर इसी ने नियुक्त किया था, रजिया सुल्तान ने। इसके बाद जो रजिया सुल्तान थी उसने तबर हिंद भटिंडा के इक्तादार अल्तुनिया से विवाह किया था। आप ध्यान दीजिएगा, जो रजिया सुल्तान थी इसने तबर हिंद भटिंडा के इक्तादार अल्तुनिया से विवाह किया था। अक्टूबर 1240 में कैथल में रजिया को डाकुओं के द्वारा मार दिया गया था। आप याद रखिएगा, कैथल में 1240 ईस्वी में जो है और रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी डाकुओं के द्वारा। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे रजिया सुल्तान के बाद कौन शासक सुल्तान बनता है? तो बहराम शाह। तो बहराम शाह का टाइम पीरियड क्या था? तो 1240 से 1242 तक बहराम शाह दिल्ली पर राज करता है। दिल्ली सल्तनत का यह सुल्तान बनता है। तो बहराम शाह के काल में जो है नायब ए मामलिकात का पद पहली बार लाया गया था। आप ध्यान दीजिएगा, बहराम शाह के काल में जो है नायब ए मामलिकात का पद पहली बार लाया गया था। 1241 में पहली बार दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तो आप याद रखिएगा, बहराम शाह के समय ही मंगोलों का आक्रमण हुआ था दिल्ली सल्तनत पर 1241 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, जब बहराम शाह का टाइम पीरियड था दिल्ली सल्तनत पे तो उसी समय जो है मंगोलों का आक्रमण भी हुआ था। इसके बाद 1242 में बहराम शाह की मृत्यु के पश्चात जो है अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा बहराम शाह के बाद शासक बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह, तथा मसूद शाह का टाइम पीरियड रहता है आपका 1242 से 1246। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद शासक कौन बनता है इसे देख लेते हैं। तो इसके बाद शासक आपका बनता है नसीरुद्दीन महमूद, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक था। दोस्तों मैं जितने फैक्ट आपको बता रहा हूँ बस उतने ही चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि इससे बाहर आपके यूपीडब्ल्यूएससी पीटी के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो जितनी चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ सिर्फ उतनी ही आपको दिमाग में रखनी है। तो नसीरुद्दीन महमूद का जो टाइम पीरियड तय था 1246 से 1265 तक। तो बलबन की सहायता से जो है नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है, तथा यह बलबन का दामाद था। आप याद देखिएगा, जो नसीरुद्दीन महमूद था यह
बलबन का दामाद था। बलबन जो है इसके टाइम पीरियड में नायब ए मामलिकात के पद पर नियुक्त होता है, जिसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो नायब ए मामलिकात का जो पद था पहली बार कब सृजित किया गया था, कब बनाया गया था? बहराम शाह का जब टाइम पीरियड था, आपको याद होगा। बहराम शाह का जो टाइम पीरियड था इसी समय जो है इस पद का सृजन किया गया था, तथा बाद में जो बलबन था इस पद पर नियुक्त किया जाता है नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक था बलबन। इसका टाइम पीरियड था आपका 1266 से 1286 के मध्य। तो दिल्ली सल्तनत का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सुल्तान बनता है इसका नाम था बलबन। इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1266 से 1286। तो बलबन जो था इल्तुतमिश का तुर्की दास था। आप ध्यान दीजिएगा, जो बलबन था यह इल्तुतमिश का तुर्की दास था, जिसे इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था। तो इसे अभी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, तथा नासिरुद्दीन महमूद जो कि इसका दामाद था बलबन का, इसने बलबन को जो है उलुग खां की उपाधि दी थी। आप ध्यान दीजिएगा, जो नासिरुद्दीन महमूद था यह बलबन का दामाद था, तथा नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। इसके बाद जो बलबन था इसने तुर्क ए चहलगानी को समाप्त कर दिया था। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। जो बलबन था उसने तुर्क ए चहलगानी को समाप्त कर दिया था। इसके बाद राजत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन के द्वारा किया गया। नियामत ए खुदाई जिसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, तथा जिल्ले इलाही जिसका मतलब होता है ईश्वर की छाया, ये दो उपाधियां जो है बलबन के द्वारा ली गई थी। जैसे आप याद देखिएगा, जो बलबन था उसने नियामत ए खुदाई तथा जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है बलबन से रिलेटेड? तो जो बलबन था इसने अपने दरबार में सिजदा एवं पायबोस जिसका मतलब होता है कदम चूमना जैसे ईरानी पद्धतियों को लागू किया। यानी कि जो बलबन था उसने अपने दरबार में सिजदा एवं पायबोस नामक ईरानी पद्धतियों को लागू किया था। नवरोज उत्सव का प्रारंभ भी बलबन के द्वारा ही किया गया था। आप ध्यान दीजिएगा, जो नवरोज उत्सव था उसका प्रारंभ भी बलबन के द्वारा ही किया गया था। रक्त की शुद्धता पर बलबन ने बल दिया था। बलबन अपने को ईरान के पौराणिक योद्धा अफरासियाब के वंश से जोड़ता था। आप ध्यान दीजिएगा, जो बलबन था यह अपने को ईरान के पौराणिक योद्धा अफरासियाब के वंश से जोड़ता था। इसके बाद बलबन ने स्वयं बंगाल का अभियान किया, तथा यह जो बंगाल का अभियान था बलबन का प्रथम और आखिरी अभियान भी था। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो बलबन था, बलबन ने सैन्य विभाग जिसका नाम था दीवान ए अर्ज तथा गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की। आप ध्यान दीजिएगा, जो बलबन था इसने दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग तथा एक गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की थी। तथा लास्ट जो फैक्ट आपको याद रखना है बलबन से रिलेटेड हुआ है, फारसी जो कवि थे अमीर हसन और अमीर खुसरो ये बलबन के दरबार में रहते थे। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं गुलाम वंश के जो शासक थे उनसे रिलेटेड। तो यहाँ पे हम गुलाम वंश के शासक से रिलेटेड जितने फैक्ट थे उनको हमने कवर कर लिया है। तथा अगला हमारा जो लेक्चर होगा दिल्ली सल्तनत का वो होगा खिलजी वंश पर। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे खिलजी वंश के शासकों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।